सभी को नमस्कार। आज का अपना जो वीडियो होने वाला है वह कक्षा 11 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है। कक्षा 11 रसायन विज्ञान में आप जब प्रवेश कर रहे हो तो उसमें स्ट्रक्चर ऑफ एटम की जानकारी होनी ज़रूरी है। तो आज अपन इसी संरचना के बारे में पढ़ने वाले हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, परमाणु की संरचना। परमाणु संरचना के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। इस पार्ट को बड़े इंटरेस्ट के साथ पढ़ना है। जितना आप इंटरेस्ट लोगे उतनी ये चीजें अपने समझ में ज्यादा आएंगी और आगे चल करके ये अपने बहुत काम में आने वाली हैं। चाहे आप आगे कौन सी भी क्लास है उसमें आप पढ़ोगे तो स्ट्रक्चर के बारे में, परमाणु स्ट्रक्चर के बारे में, संरचना के बारे में जानकारी होनी जरूरी है। तो देखिए, इस चैप्टर को प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले आपको जानना है कि पदार्थ क्या है। यानी इस पाठ की जो कहानी प्रारंभ होती है वो पदार्थ से होती है। पदार्थ मतलब द्रव्य। यानी यहां पर दो शब्द आपके आते हैं, इनको ध्यान में रखना। एक आता है द्रव्य और एक आता है द्रव्य। ये जो द्रव्य आता है वह मैटर से संबंधित है, अर्थात जो पदार्थ है उसको कहा जाता है। और द्रव्य ये जो शब्द आता है वह पदार्थ की अवस्था होती है। तरल जो अवस्था होती है उसके लिए द्रव्य काम में लेते हैं और पदार्थ के लिए द्रव्य काम में लेते हैं। अब बात ये आती है कि द्रव्य क्या होता है। द्रव्य या पदार्थ, अपने आसपास जितने भी वस्तुएं अपन देख रहे हैं, जो स्थान घेर रही हैं, जिसका कुछ द्रव्यमान है, यानी यूं कहें कि जिनका क्या हो, कुछ द्रव्यमान हो, उनका आयतन हो, वो सभी क्या कहलाते हैं? पदार्थ कहलाते हैं, द्रव्य कहलाते हैं। मेरे पास चौंक है तो चौंक का अपना कुछ द्रव्यमान है, 10 ग्राम है, 20 ग्राम है, 30 ग्राम है, कुछ इसका द्रव्यमान है। इसको कहीं पर भी रखूंगा तो ये स्थान घेरेगी, तो कहेंगे इसका आयतन है। तो कोई भी वो पदार्थ या कोई भी वो वस्तुएं जिसका द्रव्यमान होता हो और जो स्थान घेरती हो, जिसका आयतन होता हो, वो सभी क्या कहलाते हैं? पदार्थ कहलाते हैं। अब बात ये आती है कि जो पदार्थ है वह किनसे मिलकर बना है। इस पदार्थ के साथ में कोई एक खेल खेलूं तो क्या होगा कि जैसे मान लेते हैं कि ये मेरे पास ये पदार्थ था, इसको मैं छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता जाता हूं, तोड़ता जाता हूं, तोड़ता जाता हूं, तोड़ता जाता हूं, और अंत में एक ऐसा कण मिल जाता है जिसको आगे मैं तोड़ नहीं सकता। तो जिस कण को अपन तोड़ नहीं सकते, आगे जिसको विभाजित नहीं कर सकते, वो जो पदार्थ का कण था, उस कण को सर्वप्रथम डाल्टन जो वैज्ञानिक था, इसने एटम नाम दिया था। क्या कहा मैंने कि जो पदार्थ है उसको मैं तोड़ता जाऊंगा और सबसे जो छोटा कण मेरे को मिलेगा या सूक्ष्म कण जो मिलेगा, क्या कह सकता हूं कि पदार्थ का सूक्ष्मतम अविभाज्य कण, अविभाज्य कण, वो आपका क्या कहलाएगा? एटम कहलाएगा। इसको क्या कहा जाएगा? एटम कहा। कि जो भी पदार्थ होंगे वो पदार्थ के, एक पदार्थ के जो परमाणु हैं, या यूं कहें कि एक तत्व के परमाणु वो समान प्रकार के होंगे या एक ही प्रकार के होंगे। डॉक्टर ने क्या कहा? सबसे पहली बात तो ये कदी पदार्थ क्या है? एक अति सूक्ष्म विभाज्य अविभाज्य कण है जिसको विभाजित नहीं कर सकते। दूसरी बात कही कि एक ही तत्व के जो परमाणु होते हैं वो सभी क्या होंगे? समान प्रकार के होंगे। उनका भौतिक गुण देख लो, उनके रासायनिक गुण देख लो, वो सभी गुण क्या होंगे? एक दूसरे के समान होंगे। ठीक है। साथ ही इसने कहा कि अलग अलग जो पदार्थ हैं या अलग अलग तत्व हैं, उन अलग अलग तत्वों के परमाणु के भौतिक और रासायनिक गुण भी क्या होंगे? अलग अलग होंगे।
अलग तत्वों के अलग अलग और समान तत्वों के समान रासायनिक गुण होते हैं। तीसरी बात इसने कही कि जो तत्व हैं वो तत्व परस्पर मिलकर के यौगिकों का निर्माण करते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। क्या कहा इसने कि तत्व परस्पर मिलेंगे तो मिलकर किसका निर्माण करते हैं? यौगिक का निर्माण करते हैं। तो प्रारंभ में ये बात कह दी गई कि जो पदार्थ होता है अति सूक्ष्म कण होता है, लेकिन जैसे जैसे विज्ञान आगे बढ़ती गई, नई नई खोजें होती गई, तो उसके आधार पर यह माना गया कि जो अति सूक्ष्म कण लिया गया उस अति सूक्ष्म कण भी अन्य कणों से मिलकर बना हुआ होता है। तो चलिए आगे देखते हैं कि यहां पर जो एटम था, जो एटम है, इसमें कहा गया कि इस एटम के भी अन्य कण होते हैं जो मिलकर के इस पूरी संरचना को निर्माण करते हैं। और सामने ये आया कि मुख्य रूप से इसमें 3 प्रकार के जो कण हैं वो उपस्थित रहते हैं। 3 कण कौन कौन से? पहला इसमें इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन और तीसरा इसमें न्यूट्रॉन। इन तीनों को ही जो एक परमाणु है, परमाणु के मौलिक कण कहा जाता है। मौलिक कण कहा जाएगा। तो आपसे पूछा जाए कि परमाणु के 3 मौलिक कण कौन कौन से हैं, तो उसमें कौन कौन से होंगे? प्रोटॉन होगा, इलेक्ट्रॉन होगा और न्यूट्रॉन होगा। जो इलेक्ट्रॉन होगा इसको E से दर्शाते हैं, ऊपर चार्ज इसका ऋणात्मक होता है। प्रोटॉन को P से धनात्मक चार्ज होता है और जो न्यूट्रॉन है उसको N से दर्शाया जाता है। इस पर किसी प्रकार का आवेश नहीं होता है। ठीक है, तो समझिए कि प्रारंभ में बात क्या कही गई कि जो एटम था वो अविभाज्य है, लेकिन उसके बाद जो खोजें हो गई, खोजों में यह पाया गया कि इस परमाणु के 3 मौलिक कण होते हैं। कौन कौन सा? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रत्येक इंस्टेंट का क्या होगा? इलेक्ट्रॉन को E के द्वारा, प्रोटॉन को P के द्वारा और न्यूट्रॉन को N के द्वारा दर्शाया जाता है। अब जो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन है, इनकी जो खोज करता है, यानी जो इलेक्ट्रॉन था, इलेक्ट्रॉन की खोज, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनकी जो खोज करता है वो देखिए कौन कौन थे। इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने की थी। किसने की थी? थॉमसन या जे थॉमसन भी इसको कहा जाता है। प्रोटॉन है, इसकी गोल्डस्टीन ने। किसने की? गोल्डस्टीन ने। न्यूट्रॉन है, इसकी चैडविक ने। ये इसकी खोज करता थे। इलेक्ट्रॉन थॉमसन, प्रोटॉन गोल्डस्टीन, न्यूट्रॉन चैडविक। अब इनको याद कैसे रखा जाए? तो याद रखने की एक छोटा सा ट्रिक है, उस ट्रिक को आप याद रख सकते हो। ट्रिक क्या है यहां पर? ट्रिक यह है, ईंट पर जाकर नाच। ईंट पर जाकर नाच। ई का मतलब यहां क्या लेंगे? इलेक्ट्रॉन। टी का मतलब थॉमसन। जाकर जी पी, पी जी, पी जी, नाच एन सी, ई टी पी जी एन सी। ईंट पर जाकर नाच, यानी इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक। तो ईंट पर जाकर नाच, इस रूप में क्या कर सकते हैं? इसके जो खोज करता है उनको याद रखा जा सकता है। ठीक है, तो ये 3 मौलिक कण हो गए एक एटम के, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अब देखिए जो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन है, इसकी थोड़ी सी जानकारी और ले लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं।
तो सबसे पहला जो मौलिक कण था, किसके मौलिक कण? एटम के। पहला मौलिक कण कौन सा है? इलेक्ट्रॉन। इसको ई के द्वारा दर्शाया जाता है। ये जो इलेक्ट्रॉन है, इस पर आपको बताया कि जो चार्ज होगा वो चार्ज किस प्रकार का होगा? ऋणात्मक चार्ज होगा। तो उस पर सापेक्ष जो आवेश इसमें देखा जाए, इलेक्ट्रॉन का सापेक्ष आवेश, सापेक्ष आवेश, उसका मान -1 के बराबर होगा। इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का सापेक्ष जो आवेश है उसका मान कितना होगा? -1 के बराबर होगा। यदि इसका जो परम आवेश देखा जाए, कौन सा? इलेक्ट्रॉन का परम आवेश, इलेक्ट्रॉन का परम आवेश, परम आवेश है वो आपका होगा 1.602 इंटू 10 की घात -19 कूलाम के बराबर। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का सापेक्ष आवेश कितना होता है? -1 होता है। और इलेक्ट्रॉन का जो परम आवेश है, उस परम आवेश का मान कितना होगा? वो 1.602 10 की घात -19 कूलाम के बराबर होगा। इसी प्रकार से यदि इसका द्रव्यमान देखें तो वो जो द्रव्यमान है, यानी इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, वो आपका होता है 9.1 इंटू 10 की घात -31 किलोग्राम के बराबर होगा। ये इसका द्रव्यमान। तो ये तीन चीजें आपको, दो चीजें मुख्य रूप से ये याद रहनी चाहिए कि एक इलेक्ट्रॉन आवेश का मान कितना होगा और उसका द्रव्यमान कितना होगा। इसी प्रकार से दूसरा इसका जो मौलिक कण है वह प्रोटॉन, प्रोटॉन है। प्रोटॉन को किससे दर्शाते हैं? +p के द्वारा। p इसका क्या हो गया? संकेत हो गया। इस पर यदि आप इसका सापेक्ष आवेश देखें, सापेक्ष आवेश, उसका मान +1 होता है। और इस पर परम आवेश देखें, परम आवेश वो भी कितना होगा? 1.602 इंटू 10 की घात -19 कूलाम के बराबर होता है। यानी दोनों का जो आवेश है वो बराबर होगा। अब इसका, यानी इसका ऋणात्मक रहेगा और इसका किस रूप में रहेगा? धनात्मक। यानी क्या लिखा है यहां पर? -1, यहां पर क्या है? +1 है। अब प्रोटॉन का द्रव्यमान, इसका जो द्रव्यमान है उसका मान 1.67 इंटू 10 की घात -27 kg के बराबर इसका क्या होगा? द्रव्यमान होगा। ठीक है। तीसरा कण आपका कौन सा रह गया? न्यूट्रॉन। तो जो न्यूट्रॉन होगा, न्यूट्रॉन तो n 0 की दर इसको प्रदर्शित किया जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि इस पर आवेश रहित होता है, इस पर किसी प्रकार का कोई आवेश नहीं पाया जाता है। तो इसका अपेक्षित आवेश 0 और परम आवेश है उसका मान भी क्या कितना होगा? परम आवेश कितना होगा? इसमें 0 होगा। जबकि इसका जो द्रव्यमान है वह कितना होगा? 1.67 इंटू 10 की घात -27 kg के बराबर। यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान है वो बराबर होगा और इस पर किसी प्रकार का कोई आवेश नहीं होगा। तो ये जो एक परमाणु है उसके 3 मौलिक कण और उसकी सामान्य जानकारी। पहला मॉडल कौन सा पढ़ना आपको? थॉमसन मॉडल। देखिए परमाणु के बारे में थॉमसन अपने क्या विचार रखते हैं। तो जो थॉमसन थे उन्होंने सबसे पहले बताया कि जो भी एटम है उस एटम की जो संरचना है वो एक गोलाकार संरचना होती है, या यूं इसने कहा कि एटम एक धनावेशित गोला है। क्या कहा इसने? एटम
धनावेशित गोला है। ये बात जे जे थॉमसन ने कही कि एक जो गोला है वो किस प्रकार का है, धनावेशित है, और धनावेशित गोले में जो इलेक्ट्रॉन है वो इसमें बिखरे रहते हैं। जे जे थॉमसन ने क्या कहा कि जो एटम है वो ये क्या है, धनावेशित पिंड है, धनावेशित गोला है, जिसमें इलेक्ट्रॉन पूरे में बिखरे हुए रहते हैं। यानी इसको हम दूसरे रूप में ऐसे भी कह सकते हैं कि एक जो आपका परमाणु है, उस परमाणु की संरचना में जितने उसमें धनावेश हैं उतने ही उसमें क्या है, ऋणावेश है। यानी क्या कह सकते हैं, जैसे मान लिया इसके अंदर ये आपके प्रोटॉन है, 6 प्रोटॉन है, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी संख्या भी क्या होगी, 6 होगी। इस प्रकार से कहने का मतलब यह है कि पूरा जो एटम है वो किस प्रकार का होगा, उदासीन होगा। और यही एक जो ऐसी बात इस मॉडल की थी जो जे जे थॉमसन को प्रसिद्धि दिलाती है और उसी के आधार पर इसको नोबेल पुरस्कार भी दिलाती है। ये जो बात है वो आज वर्तमान समय में भी लागू होती है कि जो एक एटम होगा वो किस प्रकार का होता है, उदासीन होता है। तो उसने क्या कहा कि जितने उसमें प्रोटॉन होंगे उतने ही उसमें क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, अर्थात जो पूर्ण रूप से क्या होता है, उदासीन होता है। जितने प्रोटॉन उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन। इसका जो ये मॉडल है, इस मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल के नाम से जाना जाता है। प्लम पुडिंग मॉडल किस नाम से जानते हैं, प्लम पुडिंग मॉडल। अब देखो प्लम पुडिंग मॉडल क्या है, वो ठीक उसी प्रकार से, या इसको तरबूज मॉडल भी कहा जाता है, तरबूज मॉडल। प्लम, पहले ये समझो प्लम पुडिंग मॉडल क्यों कहते हैं। प्लम एक मिठाई का नाम है, यानी प्लम एक मिठाई का नाम है। जैसे अपने यहां पर जो लड्डू है, उस लड्डू के अंदर जो इलायची दाने हैं पूरे में बिखरे हुए रहते हैं, उसी प्रकार से ये भी एक मिठाई होती है जिसमें जो उसकी बूंदी है वो पूरे में बिखरी हुई रहती है। तरबूज मॉडल का तो इसमें भी यही बात निकल कर आती है कि तरबूज जो होगा, उस तरबूज के अंदर जो बीज होते हैं वो उस लाल वाले भाग में पूरे में फैले रहते हैं। उसी प्रकार से इसने कहा कि जो एटम होगा उस एटम में भी धनायन और ऋणायन है वो पूरे में फैले हुए रहते हैं। तो ये जो बातें हैं वो किसने बताई थी, जे जे थॉमसन ने। तो जे जे थॉमसन जो मॉडल था वो यहां पर केवल 2 बातों की चर्चा करता है। 2 बात कौन कौन सी, ये एक तो किसके बारे में बता देता है, इलेक्ट्रॉन के बारे में बता देता है, और दूसरा जो प्रोटॉन है उस प्रोटॉन के बारे में बता देता है। इन 2 कणों के बारे में ये बता देता है। लेकिन जब तीसरा जो इसका मौलिक कण, जिसको क्या नाम दिया गया, न्यूट्रॉन दिया गया, उसकी खोज हुई, तो ये जो थॉमसन है वो इस बात को नहीं बता सके कि जो न्यूट्रॉन है वो इस एटम में कहां रहेगा। तो ये एक प्रकार से इसकी क्या कह सकते हैं, मॉडल की कमी भी कह सकते हैं कि जे जे थॉमसन इस बात का स्पष्टीकरण नहीं दे पाए कि जो न्यूट्रॉन है वो एटम में कहां उपस्थित रहता है। तो इसके आधार पर ये जो मॉडल था उसको फिर क्या कर दिया गया, अमान्य कर दिया गया या अस्वीकार कर दिया गया। ठीक है। तो यदि थॉमसन मॉडल की प्रसिद्धि बुझे कि थॉमसन मॉडल क्यों प्रसिद्ध हुआ, तो वो इस कारण से उसने क्या कहा कि एटम किस प्रकार का होता है, उदासीन होता है। और ये असफल क्यों हो गया, वो इस न्यूट्रॉन की वजह से कि अन्य जो मौलिक कण खोजा गया, उस मौलिक कण का जो न्यूट्रॉन है उसको एटम के अंदर कहां रखा जाए। ठीक है। साथ ही इन्हें बताया कि इसकी ये जो एटम होगा,
एटम की जो त्रिज्या होगी या परमाणु की जो त्रिज्या होगी उस त्रिज्या का मान 10 की घात -8 सेंटीमीटर के बराबर होगा, यानी परमाणु त्रिज्या। परमाणु त्रिज्या उसका 10 की घात -8 cm के मान के बराबर होगा। यह बात भी किसने बता दी थी? जे थॉमसन ने बता दिया था। तो ये तो है जे थॉमसन मॉडल।